हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट रिवाइज करवाने जा रहा हूं। इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो 1 अप्रैल 2000 से एप्लीकेबल है और सभी इंटरप्राइजेस पर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि बोरोइंग कॉस्ट का रिवीजन। बोरोइंग कॉस्ट के रिवीजन में सबसे पहले हमें बोरोइंग कॉस्ट का ही मतलब समझना है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपने बोरोइंग के लिए खर्ची है। बोरोइंग यानी कि लोन्स के लिए खर्ची है। तो सबसे पहला डाउट ये निकल कर आता है, कौन से लोन्स? वो लोन्स जो आपने किसी फाइनेंसर, लेंडर, बैंक किसी से भी लिए हो, लेकिन उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं होते। इक्विटी और प्रेफरेंस को छोड़कर आपने अगर कहीं से भी फाइनेंस लिया है तो वो आपकी हो जाएगी बोरोइंग। और उस बोरोइंग को लेने के लिए आपने जो भी खर्चा किया है या अगर आप उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका खर्चा कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में भी यही लिखी है कि बोरोइंग कॉस्ट मींस द इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या हुआ? लोन लेने का खर्चा। अब मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन ले रखा था 10% का, आपने उसे शिफ्ट करवा के दूसरे बैंक पे करवा लिया क्योंकि वहां पे 9% का लोन था, राइट। यहां पर आपने इंटरेस्ट सेव करने की कोशिश करी, पर इस पूरे को ट्रांसफर करने में, बैलेंस ट्रांसफर करने में आपके कुछ पैसे खर्च हो गए। तो क्या ये भी बोरोइंग कॉस्ट है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की बात नहीं हो रही है। यहां पर बेसिकली आपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बैलेंस ट्रांसफर करवाया, आपके पास कुछ भी पैसे नहीं आए हैं यहां पे, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बोरोइंग कॉस्ट में दो चीजें इंक्लूड है। सबसे पहला इंटरेस्ट और दूसरा उसके ऊपर करी हुई कोई भी कॉस्ट जो आपने अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के लिए किया था। कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं। एक तो इंटरेस्ट हो गया, दूसरा अगर आपने डिबेंचर्स को इश्यू करते समय मान लीजिए आपने उस टाइम पर डिस्काउंट दिया था, तो अगर डिबेंचर्स को इश्यू करते समय आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसमें बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का वो पोर्शन जो आपने इस साल अमोर्टाइज करना है वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट बन जाएगी। अगर कोई भी अंडरराइटर को आपने कमीशन पे करी है या कोई भी कमीशन पे करी है, उसका वो खर्चा जो आपने इस साल अमोर्टाइज करना है वो बन जाएगी आपकी बोरोइंग कॉस्ट। अगर कोई भी फाइनेंस लीज आपने लिया और उसके ऊपर आप फाइनेंस चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी आपकी बन जाएगी बोरोइंग कॉस्ट। और अगर आपने कोई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, बेसिकली अगर आपने मान लीजिए लोन इंडिया से ना लेकर लोन आपने इंडिया के बाहर से लिया है, ये बात हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ी थी, तो उस केस में आपने अगर इंडिया से बाहर से लोन लिया तो फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। तो उस लॉस का क्या करना है वो हम पैरा 4 में पढ़ेंगे, राइट। चलिए अब आते हैं। अब ये जो बाद में अमोटाइज अमोटाइज बोल रहा था, यहां पर एलोकेटेड पोर्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एलोकेटेड पोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी डिस्काउंट दिया डिबेंचर होल्डर्स को और वो डिबेंचर को आप अगले 10 साल में रिडीम करेंगे, 10 साल बाद रिडीम करेंगे, तो उस लॉस को हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते, हम उस लॉस को अगले 10 साल में इक्वली राइट ऑफ करते हैं, तो एसएलएम बेसिस। और अगर आप उसे इंस्टॉलमेंट्स पे रिडीम करेंगे तो फिर हम उसे उस रेशो में राइट ऑफ करते हैं जिस रेशो में वो बैलेंस जो होगा डिबेंचर्स का वो आउटस्टैंडिंग होगा, राइट। लेकिन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्वालिफाइंग एसेट। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपका सारा ध्यान इस एसेट पे समझने में लगना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट बेसिकली वो एसेट होती है जिसको बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए। याद रहे, जिसको बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे क्वालिफाइंग एसेट। पर बनाना क्यों है? बनाना चाहे आपने उसे यूज करने के लिए, चाहे आपने उसे बेचने के लिए। इसका मतलब इन्वेंट्री को बनाने में भी अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो वो भी हमारी क्वालिफाइंग एसेट ही कहलाती है। और अगर आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं और उसको बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगी। तो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन क्या है? एन एसेट व्हिच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज और फॉर सेल। यानी कि बनाने में आपको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए, चाहे उसके यूज के लिए चाहे उसके सेल के लिए। अब सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है नॉर्मली 12 महीने, बट 12 महीने से कम और ज्यादा भी हो सकता है। अब आपको कैसे मानना है कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम वो है या नहीं है? तो आप एक बात सोच के देखिए, चेयर को बनाने में कितनी दिन लगती है? चेयर को बनाने में शायद एक दिन लगता होगा, शायद एक दिन भी नहीं, आधा दिन लगता होगा एक चेयर को बनाने में। अब अगर एक ऐसी चेयर बन रही है जिसको बनाने में लेट्स से 1 महीना लग रहा है, तो वो महीना भी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जिस चीज को बनाने में 1 घंटा भी नहीं लगता या 2 घंटे भी नहीं लगते, आप उसको 1 महीने में बना रहे हो, तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है जो बिल्कुल बारीकी का काम है, राइट। तो लेट्स से बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को बनाने में, एक घर को बनाने में, लेट्स से घर को बनाने में लगते हैं, रिपेयर करने में 1 दिन या 2 दिन रिपेयर करने में रखते हैं, बनाने में नहीं, रिपेयर करने में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उसे बना रहे हैं पूरा तोड़कर और उसको फिर से बना रहे हैं तो वहां पर आपको लगेंगे 1 साल।
तो 1 साल सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो मुद्दा क्या है, अगर आपको क्वेश्चन ने मंथ्स में टाइम दे रखा है, मंथ्स में यानी कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो आप उसे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेना। और अगर आपको डेज में टाइम दे रखा है तो आप उसे ये मान लेना कि वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, राइट। तो यहां पर बात यह आती है कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी भी एसेट को बनाने में लगेगा तो वो हमारी क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगी। पर मुद्दा यह आता है कि हमें क्वालिफाइंग एसेट जान के करना क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं क्वालिफाइंग एसेट जान के करना क्या है। जब भी आप खर्चा करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट खर्चेंगे, तो आप एंट्री पास करेंगे बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। बोरोइंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस बोरोइंग कॉस्ट को जो आपने डेबिट किया, ये डेबिट करके आपने पीएनएल में डालना है या फिर आपने कहीं और अकाउंट में डालना है। ये डिसाइड करेगा कि आपकी एसेट क्वालिफाइंग है या नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। अगर आपकी एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो इस केस में बोरोइंग कॉस्ट जो होती है वो कैपिटल में या वो आपके एसेट में ही कैपिटलाइज हो जाती है। इसका मतलब आप एंट्री पास करेंगे क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, लेट से आपने एक एसेट 1000 रुपए की खरीदी और उस 1000 रुपए की एसेट को खरीदने के लिए आप इंटरेस्ट दे रहे हो, राइट, क्योंकि आपने लोन लिया था उस एसेट को खरीदने के लिए, और इस एसेट को बनाने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, यानी कि ज्यादा टाइम लग रहा है इसे बनाने के लिए। अब इन दैट केस जो उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता रहेगा। लेकिन अगर वही एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो उस केस में हम बोरोइंग कॉस्ट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज दैट क्लियर। अब मुद्दा ये निकल कर आता है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये निकल कर आता है सबसे पहला कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना है। तो आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना तब से शुरू करना है जिस दिन से आपने लोन लिया है और आपने लोन लेकर वो पैसा जो है वो क्वालिफाइंग एसेट में लगाना शुरू कर दिया, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो बोरोड फंड्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी कि आपने या तो उसको एक्विजिशन में यूज कर दिया या फिर आपने कंस्ट्रक्शन में यूज कर दिया। बेसिकली वो पैसा यूज हो चुका है। अगर वो पैसा यूज नहीं हुआ तो अनयूटिलाइज पोर्शन के ऊपर कैपिटलाइजेशन नहीं लगेगा, राइट। दूसरा, अगर आपने एक बैंक से लोन लिया 8% पे, पर आपको ये पता है मार्केट में रेट चल रहा है 9%, तो इंटरेस्ट 9% पे कैपिटलाइज करूं या 8 पे, तो याद रहे एक्चुअल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, नोशनल इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तीसरी बात, नेसेसरी एक्टिविटीज उस क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए चल रही हैं। वो नेसेसरी एक्टिविटी फिजिकल भी हो सकती है और पेपर वर्क भी हो सकता है, लेकिन वो चल रहा है, काम रुका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर काम रुक गया तो फिर उस पीरियड का कैपिटलाइज पोर्शन नहीं होगा, यानी कि सस्पेंड हो जाएगा कैपिटलाइजेशन। अगर आपने एक बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग को बनाते समय बीच में 1 महीने के लिए काम रुक गया तो वो जो 1 महीने का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सर अगर कुछ घंटे रुका है तो बेटा कुछ घंटे इज एन एक्सेप्शन, तब सस्पेंड नहीं होता। सस्पेंशन के लिए अगर कुछ दिन या कुछ महीने काम रुक गया तो उस महीने का या उन दिनों का जो पीरियड है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। अब बात यह आती है कि कैपिटलाइज का होना कब बंद हो जाएगा, तो जिस दिन आपकी एसेट रेडी हो जाएगी, यानी कि क्वालिफाइंग एसेट आपकी रेडी हो गई यूज के लिए या सेल के लिए, तो उस दिन आप कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। उसके बाद कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पर बात यह आती है अगर हमारा जो कंप्लीशन है वो किस्तों में हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। लेट्स से मेरा ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया पर अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर रेडी नहीं हुआ, तो यहां पर आपने क्या देखना है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रेडी नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कैपिटलाइज होता रहेगा। अब आ जाओ ग्राउंड फ्लोर पे, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डिपेंडेंट है तो इस केस में ये भी कैपिटलाइज होता रहेगा, और अगर ये इंडिपेंडेंट आप इसे यूज कर सकते हो तो फिर उस दिन से ग्राउंड फ्लोर का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर अब आपने बोरोइंग स्पेसिफिक ले रखी है, स्पेसिफिक यानी कि ये बिल्डिंग के लिए आपके पास ये बोरोइंग्स है तो इसका इंटरेस्ट इसी बिल्डिंग में कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी एसेट्स है या फिर आपके पास बहुत सारे लोन्स है और वो लोन्स आपने इसमें अंदर डाल रखे हैं, यानी कि जनरल बोरोइंग्स है, तो जनरल बोरोइंग्स के केस में हम लगाते हैं WACR। WACR स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। अब हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं, हम सबसे ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं नेट बोरोइंग कॉस्ट। अब ये नेट बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है अभी हमें आगे समझ आएगी। नेट बोरोइंग कॉस्ट यानी कि आपकी बोरोइंग्स के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ सारी बोरोइंग्स का खर्चा निकाल लो और वो खर्चा बन जाएगा आपका नेट बोरोइंग कॉस्ट, राइट। और डिनोमिनेटर में हमने रखना है जो भी बोरोड फंड्स है या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, यानी कि जो लोन आपने ले रखा है या फिर देखो सिंपल सी एक बात है, जो लोन आपने लिया हुआ है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप उससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वो सारा अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं करा तो, यानी कि वो आपने सारा का सारा अमाउंट लगाया ही नहीं है तो उस केस में आपका एक्सपेंडिचर जो है, जितना एक्सपेंडिचर किया है आप उतना ही बोरोड फंड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखना है, नेट बोरोइंग फंड्स और बोरोड फंड्स, नेट बोरोइंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोरोड फंड्स और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, तो आपका आ जाएगा WACR। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उस एसेट के ऊपर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे WACR से और आप उतना अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे, राइट।
अब यहां पर आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा समझनी है, जिसमें से पहली बात है ट्रांसफर ऑफ एसेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट? आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने अपनी एक एसेट को ट्रांसफर कर दिया, आपने अपनी एक एसेट को यूज कर लिया एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाते समय। अब जब आप अपनी क्वालिफाइंग एसेट को बनाते समय अपनी एसेट को यूज कर रहे हो, तो वो जो एसेट आपने वहां पे यूज कर ली है वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है, लेट्स से मैं क्वालिफाइंग एसेट एक बिल्डिंग बना रहा था और मेरा काम ही सीमेंट वगैरह का है और मैंने सीमेंट यूज कर लिया बिल्डिंग बनाने में, तो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर वो सीमेंट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, राइट? दिस इज नोन एज क्वालिफाइंग एसेट। इसके बाद अगर मान लो आपके पास बोरोड फंड्स आपने ले लिया, आज आपने लोन ले लिया, लेकिन आपने बनाना स्टार्ट किया अगले महीने और 1 महीने तक आपके पास वो लोन पड़ा रहा और वो 1 महीने का आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया। अब बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो इन दैट केस आपकी वो इनकम हो गई। अब आपने क्या करना है, बोरोड फंड्स निकालते समय जब आप WACR का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में हमने वर्ड लिखा था नेट। ये नेट का मतलब यह है कि जितना भी खर्चा आप कर रहे हो उसमें से आप माइनस कर दो जो भी इनकम आपको मिली है अगर आपने टेम्परेरी फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी इनकम आपने अर्न करी है पहले आप उसको किसमें से माइनस कर दो, अपनी बोरोइंग कॉस्ट से, वो आ जाएगी आपकी नेट बोरोइंग कॉस्ट। अब आप WACR का फॉर्मूला लगाइए, अगर स्पेसिफिक फंड्स नहीं है तो WACR का फॉर्मूला हो जाएगा आपकी नेट बोरोइंग कॉस्ट अपॉन डिवाइडेड बाय बोरोइंग कॉस्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज हायर, और उसके बाद आप उसको एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए WACR को, वो अमाउंट आपका कैपिटलाइज होगा और जो अमाउंट कैपिटलाइज नहीं हुआ वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था प्रीपेमेंट और पेनल्टी। प्रीपेमेंट का मतलब क्या है कि आपने कहीं पर लोन जल्दी पे कर दिया, तो क्या ये अरेंजमेंट ऑफ फंड्स है? नहीं, तो ये बोरोड फंड्स की कॉस्ट नहीं है, राइट? या फिर आपने ट्रांसफर कर लिया, अपना बैलेंस ट्रांसफर करवाया, तो ये भी अरेंजमेंट ऑफ फंड नहीं है, तो यहां पर भी आपका जो कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। इसके बाद यह है कि अगर आपको कोई भी ग्रांट मिली है या प्रोग्रेस पेमेंट मिली है। अब ग्रांट और प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई खर्चा किया और उस खर्चे के ऊपर आपको ग्रांट मिल गई, तो सिंपल सी बात यह है कि आपका खर्चा आपने खुद नहीं किया, आपको किसी और ने दे दिया। तो अगर किसी और ने दे दिया तो दैट मींस आपने लोन फंड वहां पे यूज नहीं करे। तो सिंपल सा फंडा यह है कि नेट एक्सपेंडिचर निकालते समय यानी कि आपने कितना खर्चा किया उसमें से ग्रांट या फिर प्रोग्रेस पेमेंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, इसके बाद कहानी आती है पैरा 4E की। पैरा 4E क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है। वो कहता है कि आप लोन लेने गए बाहर से, आपने इंडिया में लोन ना लेके बाहर से लोन लिया। क्यों लिया आपने बाहर से? आपने बोला कि भाई मेरे को बाहर से इंटरेस्ट कम पड़ रहा था, लेकिन इंटरेस्ट कम देने की वजह से आपने फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन में जो लोन में प्रॉब्लम आई वो भी तो आप ही झेलोगे ना। लेट से आपने $1000 का लोन लिया, जब आपने लोन लिया तब रेट था 80 रुपए, और जब आप लोन वापस करने जाओगे तब रेट हो जाएगा 85 रुपए। तो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करके आओगे, बिल्कुल पे करके आएंगे सर, 5000 रुपए हम एक्स्ट्रा पे करेंगे लोन को रीपे करते समय। क्यों 5000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? क्योंकि आप इंटरेस्ट को सेव करना चाहते थे। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं पहले आप ये निकालो कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन कितनी आई है, मतलब आज रेट कितना है और जिस टाइम पे आपने लोन लिया था तब रेट कितना था। लेट से तब रेट था 80, आज रेट है 85। तो फॉरेन करेंसी में जो फ्लक्चुएशन आई है वो 5 रुपए की है और आपने लोन लिया था $1000 का, इसका मतलब 5000 रुपए की फ्लक्चुएशन आई है। अब क्या कहता है जी, अब वो कहता है काम करो, आपने लोन बाहर जाके इसलिए लिया ताकि आप इंटरेस्ट कम पे करो। एक काम करो, आप ये निकाल कर देखो कि आपने कितना इंटरेस्ट सेव कर लिया। तो उसके लिए आपने क्या निकाला, उसके लिए आपने नोशनल इंटरेस्ट निकाला इंडियन रेट पे। इसका मतलब अगर वो लोन आपने इंडिया में ही लिया होता तो आप कितना इंटरेस्ट पे करते, और अगर ये लोन आपने इंडिया से बाहर लिया है तो आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लेट से $1000 की बात हुई थी और उस टाइम पे रेट 80 था, इसका मतलब आपने 8 लाख रुपए का लोन लिया। अगर यही 8 लाख का लोन आपने इंडिया में लिया होता तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट लेट से 10% पे करते 80,000 रुपए। लेकिन फॉरेन करेंसी में जो आप आज इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेट से वो इंटरेस्ट है 78,000 रुपए। इसका मतलब आपने बाहर से लोन लेकर 2,000 रुपए बचा लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है जी, बाहर से लोन लेकर आपने 2,000 का इंटरेस्ट तो बचाया, लेकिन फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। बिल्कुल देने पड़ गए। तो वो ये कहता है इन दिस केस आपको सिर्फ 2,000 रुपए कैपिटलाइज करना अलाउड है, इससे ज्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो भी आपका एक्सचेंज लॉस आ रहा है और जो भी आपकी नोशनल सेविंग आ रही है, इन दोनों में से जो लोअर होगा आप उतना ही अमाउंट कैपिटलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। याद रहे ये बात क्वालिफाइंग एसेट के बारे में हो रही है। अब बात ये आती है सर, ये तो आपने एक्सचेंज लॉस की बात करी, व्हाट अबाउट एक्सचेंज गेन? तो एक्सचेंज गेन P&L अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसका कुछ भी हम वो नहीं करते। लेकिन याद रहे आपको ये बात समझनी है कि पैरा 4E सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब वो एसेट कौन सी एसेट होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट।
तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा रिवीजन ढंग से हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे की वीडियो को और अच्छे से बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।